आशा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार हुई बाधित। राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला। कोर्ट ने राज्य सरकार की नई एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्त करने का दिया आदेश। अगली सुनवाई से पहले एसआईटी दाखिल करेगी रिपोर्ट। गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान का ऐलान। 29 जुलाई से होगी देशव्यापी शुरुआत। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत को दोहरी कामयाबी। ईशा सिंह ने जीता स्वर्ण पदक, मनु भाकर को मिला कांस्य पदक। संसद के चालू मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो गई। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामे के कारण पहला हफ्ता धुलने के बाद सरकार ने इसे लेकर सख्त कानूनी प्रावधान करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश किया। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई एक बार फिर बाधित हो गई। लोकसभा की कार्रवाई तीसरी बार स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने पर जोर देते हुए सरकार और विपक्षी दलों से शाम 5 बजे तक सहमति बनाने की अपील की है। सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष नारेबाजी क्यों कर रहा है। उन्होंने सभी दलों से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की है। यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी है। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य उच्च सदन में हंगामा कर रहे हैं। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उपसभापति सभी सदस्यों से लगातार सदन को चलाने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। उपसभापति के अपील के बाद भी विपक्ष नहीं मान रहा है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है।
अब आपको बताते हैं कि 2024 के कानून और 2026 के संशोधन विधेयक में क्या बड़े अंतर किए गए हैं, जो कि लोकसभा में पेश किया गया है। 2024 में परीक्षा धोखाधड़ी पर 3 से 5 वर्ष की सजा थी, जो 2026 संशोधन विधेयक में बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष कर दी गई है। 2024 में अधिकतम 10 लाख रुपए जुर्माना था। 2026 संशोधन विधेयक में यह अधिकतम 50 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। 2024 में संगठित अपराध पर न्यूनतम 5 वर्ष की सजा थी। 2026 संशोधन विधेयक में न्यूनतम 7 वर्ष की सजा की गई है। 2024 में संगठित अपराध पर न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था, वहीं 2026 में न्यूनतम 10 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया गया है। 2024 में विशेष टास्क फोर्स का प्रावधान नहीं था। 2026 में विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ का प्रावधान किया गया है। 2024 में जांच की समय सीमा तय नहीं थी। 2026 में 2 महीने में जांच पूरी करना अनिवार्य है। 2024 में विशेष अदालत का प्रावधान नहीं था। 2026 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। 2024 में फैसले की कोई समय सीमा तय नहीं थी, जबकि 2026 में 3 महीने में फैसला देने का प्रावधान है। 2024 में हाईकोर्ट में अपील की समय सीमा तय नहीं थी। 2026 में 30 दिन में अपील दाखिल करने का प्रावधान है। 2024 में अपील के निपटारे की समय सीमा तय नहीं थी, जबकि 2026 में हाईकोर्ट में 3 महीने में अपील निपटाने का प्रावधान किया गया है। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने प्रेस वार्ता में बताया है कि पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान एक राष्ट्रीय अभियान होगा, जो करीब 7 महीने तक चलेगा। ये अभियान गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 को गुरु रविदास जयंती के दिन समाप्त होगा। तरुण चुग ने बताया कि 650वीं जयंती समारोह की शुरुआत 28 जुलाई को वाराणसी स्थित गुरु रविदास जी के जन्मस्थली से होगी, जहां जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों का पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा घाट पर ऐतिहासिक दीपमाला कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। देश भर में एक बड़ी यात्रा जलंधर से शुरू होकर वो यात्रा पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद यूपी में जन्मस्थली पर जाकर समाप्त होगी। और उसी तरह देश के बाकी प्रांतों में भी उप यात्राएं निकलेंगी और ये सभी उप यात्राएं इस यात्रा में सम्मिलित होंगी। और हम लोग 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। देश के 5 बड़े मंदिर जो श्री गुरु रविदास जी के जीवन के साथ जुड़े हैं, जूनागढ़ गुजरात, सागर मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, खुरालगढ़ साहिब पंजाब और श्री गुरु रविदास मंदिर दिल्ली, इन स्थानों के भव्य विकास के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोकल सरकार से मिलकर इस पर काम करेंगे। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी में मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के मुताबिक जांच के लिए नई एसआईटी का गठन कर दिया गया है। नई एसआईटी की अध्यक्षता आईजी रैंक के अधिकारी किरण एस करेंगे। जांच टीम में डीआईजी, एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाएगा, जो वित्तीय लेन देन और रिकॉर्ड की जांच करेगा। यूपी सरकार ने इस मामले में दूसरी बार एसआईटी का गठन किया है। इससे पहले भी मंदिर को मिलने वाले दान में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। पहली एसआईटी ने इसे संज्ञेय अपराध का मामला माना था, जिसके बाद आगे की जांच पुलिस को सौंप दी गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की कि मंदिर में आने वाले हर चढ़ावे और उसके उपयोग की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कि फिलहाल अदालत का फोकस निष्पक्ष
प्रभावी और तेज जांच सुनिश्चित करने पर है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद करेगा। अगली सुनवाई के पहले एसआईटी को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर कथित मानहानिकारक पोस्ट और डी फेक कंटेंट के खिलाफ कानूनी लड़ाई का रास्ता तैयार कर लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें मेटा, एक्स, गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री की ओर से आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए झूठी और भ्रामक सामग्री प्रसारित की गई। इसमें ऐसे दावे भी शामिल हैं जिनमें गडकरी परिवार को E20 यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति से होने वाले कथित लाभ से जोड़ा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह निराधार है, क्योंकि E20 नीति पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका संचालन सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित नहीं है। याचिका में सोशल मीडिया कंपनियों पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट और डी फेक सामग्री को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। गडकरी ने अदालत से ऐसी सामग्री हटाने और भविष्य में इसके प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग रखी है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को फांसी देने की अपील करते हुए कहा कि यह हत्या बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके से की गई। सरकारी वकील ने अदालत में कहा है कि आरोपी इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर चुके थे और उन्होंने जानवरों जैसी बर्बरता दिखाई है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंकित शर्मा के शरीर पर कुल 51 चोटों के निशान थे, जिनमें 16 घाव धारदार हथियार से किए गए थे। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अपराध की क्रूरता, पीड़ित के साथ हुई बर्बरता और समाज पर इसके प्रभाव को देखते हुए यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। इसलिए दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने खुद व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की है। कांवड़ यात्रियों के लिए जल भरने के स्थान, स्वच्छता, आवास और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि किसी को असुविधा न होने पाए। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित एवं सुगम यात्रा करें। सभी शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। जल पुलिस को भी तैनात किया है। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा और सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पर्यटन को नई गति देने और देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में पर्यटन मंत्रालय और एयर इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में और अधिक सशक्त पहचान दिलाना है। समझौते के माध्यम से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और अन्य विशेष पर्यटन उत्पादों का संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार में मदद देने के साथ ही घरेलू और विदेशी पर्यटकों तक भारत की विविध पर्यटन संभावनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रचार अभियानों और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से पर्यटन क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ में एक MOU आज किया है, जिस MOU में हम भारत को एज ए डेस्टिनेशन जॉइंटली किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, इसके विभिन्न उपबंध किए गए। भारत आने वाले पर्यटकों को या भारत आने वाले यात्रियों को जो एयर इंडिया के जहाज़ से आए हैं उनको भारत के प्रति जानकारी मिले और भारत को जानने का बेहतर अवसर उनके यात्रा के दौरान मिले और भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर जाने की या बिजनेस सेंटर्स पर जाने की उनको सारी सुविधा जो है एयरलाइंस और टूरिज़्म मंत्रालय के साथ मिलकर के मिले, इसका प्रावधान किया है। भारत के इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में जून 2026 के दौरान शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मजबूत वैश्विक मांग की बदौलत जून में इंजीनियरिंग निर्यात 21% बढ़कर 11.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष इसी महीने में 9.51 अरब डॉलर रहा था। अमेरिका, जर्मनी, चीन, सिंगापुर और ओमान जैसे देशों में बढ़ती मांग ने भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात को मजबूती दी है। इस बात की जानकारी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ताज़ा बयान के जरिए मिली है। जून के दौरान अमेरिका भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना रहा, जहां 1.95 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। वहीं चीन को निर्यात 74% बढ़कर 361.47 मिलियन डॉलर पहुंच गया है। जून महीने में ओमान को भारत का इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 5 गुना से अधिक बढ़कर 258.97 मिलियन डॉलर हो गया है। ये तेज़ी भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद देखने को मिली है। इसके चलते पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के भारत का निर्यात मजबूत बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा है कि CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। CRPF ने अपनी अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने से लेकर कठिन परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF के जवानों ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। माओवाद के खतरे को समाप्त करने में उनके प्रयास विशेष रूप से सराहनीय रहे हैं, जिनमें अनेक लोगों के जीवन में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत ने एक भारतीय नागरिक की मौत के मामले में यूक्रेन के खिलाफ कड़ा राजनयिक रुख अपनाया है। वाणिज्यिक जहाज MV OMORFI पर हुए हमले में भारतीय नागरिक की मौत के बाद आज यूक्रेन के भारत स्थित राजदूत डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को विदेश मंत्रालय तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों के कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने कहा कि ऐसे हमले समुद्री नौवहन की सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गंभीर खतरा है।
विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत से कहा है कि वे भारत की कड़ी आपत्ति और चिंता को अपनी सरकार तक तत्काल पहुंचाएं। साथ ही दो टूक संदेश दिया गया है कि निर्दोष नागरिक नाविकों की जान जोखिम में डालने वाले ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति हर हाल में रोकी जानी चाहिए। अमेरिका और ईरान के संघर्ष के बीच शांति के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों पर जवाबी हमले रोक दिए हैं। वहीं अमेरिका ने भी रविवार को लगातार दूसरे दिन ईरान पर अपने हमले बंद रखे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं। जहाज और तेल उद्योग को मिसाइल हमलों से अस्थायी राहत मिली है। वहीं एशियाई बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट भी आई है, जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय वेटलिफ्टिंग में एक और पदक। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पुरुषों की 65 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई। उनकी इस सफलता ने हर भारतीय को खुशी और गर्व से भर दिया है। उनके आगामी प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं मनु भाकर ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। ईशा सिंह ने फाइनल में शुरुआत से ही सटीकता दिखाई और 50 शॉट्स में 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मेजबान चीन की यूए झांग ने 3 अंक के अंतर के साथ रजत पदक हासिल किया है। वहीं कांस्य पदक के मुकाबले में मनु भाकर का सामना कोरिया की वेंग वेंग पाक से हुआ और डबल शूट ऑफ में मनु भाकर ने बाजी मारते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर राजा मुथुपांडी ने रजत पदक जीतकर देश को चौथा पदक दिलाया है। उन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। ग्लासगो में हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने खास बातचीत में मुथुपांडी ने अपने प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई है। साथ ही आगामी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की भी बात कही है। भारत के लिए चौथा मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में राजा मुथुपांडी ने। पहला मेडल है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट इसको मानते हैं आप? हाँ, ये मेरा पहले मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में। मैं सेकंड आया हूँ आज। मतलब ठीक लग रहा है मुझे। परफॉर्मेंस की वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, गोल्ड नहीं कर पाया करके। एशियन गेम्स में जो यहाँ पर आपका सिल्वर मेडल आया, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी? बस मैं अभी जो यहाँ पे सीखा है, जो मेरा मिस्टेक्स हुआ है, अभी ट्रेनिंग में मैं ध्यान दूंगा और हार्ड वर्क करूँगा एशियन गेम्स में और बेटर करने को। और सपोर्ट कैसा मिलता है साइज से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? उस सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, साई से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है वैसे बहुत टाइम से। उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का भी। और लास्ट में 2 ईयर से मैं मोदी नगर वेट लिफ्टिंग वॉरियर्स में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ विजय शर्मा सर के अंडर। इसी के लिए हम 2 साल से मेहनत कर रहे थे इधर तक आने में। मीराबाई चानू का तीसरा गोल्ड है कॉमनवेल्थ गेम में, कितनी प्रेरणा मिलती है उनसे? एक्चुअली उनको देख के मैं भी आज वो गोल लेने के बाद मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी लेना है, लेकिन क्योंकि हम रोज़ उनसे इंस्पिरेशन होते हैं, मतलब मोटिवेशन होते हैं रोज़ ट्रेनिंग में भी। हम बहुत अच्छा लग रहा है वैसे वो गोल लिया है, उनको भी मैं धन्यवाद। इस तरह का सपोर्ट अगर हमारे खिलाड़ियों को मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आने वाले बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, इनका प्रदर्शन बढ़ता ही जाएगा और पदकों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। अगर पिछले एशियन गेम्स की बात करें तो वहाँ भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल भारत ने जीते थे, और इस कॉमनवेल्थ गेम में जहाँ की स्पोर्ट्स की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है, भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, ग्लासगो।
तो इसी खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मीना को हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।